बिहार में आखिर क्यों घमासान हो रहा था आज? छात्र आंदोलन में तेजस्वी को मौका दिखा है। अब देखिए, आज तेजस्वी सड़क पर थे, आरजेडी के कार्यकर्ता झंडा लिए, तिरंगा लिए प्रदर्शन कर रहे थे। देखिए, इनके साथ तेजस्वी यादव भी प्रदर्शन कर रहे थे। तेजस्वी अपने समर्थकों के साथ राजभवन का घेराव करने निकले थे। और इस प्रदर्शन में एक चीज दिलचस्प थी, वो थी ये AK-47। समाजवादी आरजेडी के जो कार्यकर्ता थे, उनके हाथों में देखिए लकड़ी की और कार्डबोर्ड की AK-47 थी। AK-47 क्यों थी मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन देखिए, बस में सवार होकर आरजेडी के कार्यकर्ता राजभवन की तरफ मार्च कर रहे थे। जब कार्यकर्ता आगे बढ़ रहे थे तो पुलिस ने रोकने की कोशिश की, बैरिकेडिंग लगाई हुई थी, कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग पलट दी। और देखिए, फिर पुलिस ने कार्रवाई शुरू की। पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, पानी की बौछार दागनी शुरू की कार्यकर्ताओं पर। तेजस्वी यादव आपको नजर आ रहे हैं, पानी के बीच, बौछार के बीच तेजस्वी भीग गए थे। और दूसरी तरफ फिर तेजस्वी यादव को पुलिस ने डिटेन किया है और थाने लेकर पहुंची। भौजी, चाची, सास, सबको मंत्री और MLA MLC बना दिया गया है। क्या हो गया सरकार से? युवाओं के डर से सरकार की हवा निकल गई है। एक दिन आज राजभवन मार्च होने से सरकार की हवा निकल रही है और आने वाले समय में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में छात्र युवाओं के लिए ऐसा संघर्ष सड़कों पे लगातार होगा। CMG की बात करेगा, वही देश पर राज करेगा। अब देखिए, आखिर तेजस्वी यादव क्यों सड़कों पर उतरे थे, क्या वजह है? आपको याद होगा, सीवान में AK-47 से फायरिंग के विरोध में तेजस्वी का मार्च था। राजभवन मार्च में आरजेडी समर्थकों ने AK-47 के साथ प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन में कार्डबोर्ड से बनी AK-47 का इस्तेमाल हुआ। तेजस्वी के मार्च के दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं में तीखी झड़प भी हुई। बहस के बाद पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया और इसके बाद पुलिस ने तेजस्वी को हिरासत में ले लिया। साथ ही राजभवन मार्च को रोक दिया। बाद में तेजस्वी को पुलिस ने रिहा कर दिया। तेजस्वी ने सम्राट चौधरी पर हमला बोला। मुख्यमंत्री इस पूरी घटना का जिम्मेदारी कब तय करेंगे? तेजस्वी ने पूछा, आखिर गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? दोषियों पर कार्रवाई के साथ छात्रों को न्याय की मांग की। जब तक न्याय नहीं होगा, बेरोजगारी खत्म नहीं होगी। तेजस्वी ने कहा, उनका आंदोलन जारी रहेगा। तेजस्वी के मार्च में AK-47 कटआउट लहराने पर बीजेपी भड़क गई। संजय सरावगी ने कहा, आरजेडी के DNA में आपराधिक छवि है। AK-47 लहराकर आरजेडी ने अपने जंगल राज की याद दिलाई है। डबल इंजन को ट्रबल इंजन बताए जाने पर पलटवार किया। आरजेडी की डिफेक्टिव इंजन सरकार हटाकर जनता ने डबल इंजन सरकार बनाई है। सुनिए क्या कुछ कहा इस प्रदर्शन के बाद सियासतदानों। लाठी चलाए, गोली चलाए, हम लोग लड़ते रहेंगे। जनता के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ेंगे। इससे डरता कौन है? जहां भी रहेंगे लड़ाई लड़ेंगे, आगे लड़ाई जारी रहेगी, लड़ेंगे हम लोग। सम्राट से कौन डरता है? अगर उसमें हिम्मत होती तो खुद हथकड़ी लेकर के सामने खड़ा होता। छुपा हुआ है बिल में,
जब मुख्यमंत्री और देश के गृह मंत्री ने आदेश दिया तो कार्रवाई किस पे होगी? उनके आदेश पे हुआ। यहाँ लाए डिटेन करके और सबका नाम वाम सब पता वता सब ले लिए हैं, बायोडाटा हम लोग अपना सब जमा करा दिया है और उसके बाद हम लोग को छोड़ दिया गया है। आम जनता ने इनको रिजेक्ट कर दिया। राजद का लगभग बिहार से सुपड़ा साफ हो गया। इनको बिहार से कोई मतलब नहीं, महीनों दिन बिहार से गायब रहते। ये तेजस्वी का राजनीतिक कैरियर बचाओ मार्च है। और छात्रों का मामला था तो 25 दिन तक झारखंड में इनको सरकार का समर्थन है, इनके मंत्री हैं, वहां मार्च करना चाहिए था। इनको कोई चिंता थी छात्रों की? कोई चिंता नहीं। आप लोग को डिटेन कर लिया गया मनोज जी? अभी उसी प्रक्रिया के तहत लोग जा रहे हैं, उसी प्रक्रिया के तहत लोग जा रहे हैं। आप लोग पर वाटर कैनन भी चला, कई कार्यकर्ताओं पर लाठी। नहीं, वाटर कैनन भी खत्म हो गया था क्योंकि आंख का पानी भी खत्म है सरकार की। सरकार तब तक कई कदम उठा चुका। छात्रों के हित में यह सरकार सजगता से काम कर रही है। यहाँ गैर जिम्मेवार विपक्ष का नेता जब अपने पैरों तले जमीन खिसकता देख रहा है तो ये सब मार्च का नाटक नौटंकी हो रहा है। ये उपद्रवियों का मार्च है। अब सोचिए जरा, AK-47 लेकर आखिर आरजेडी समर्थक प्रदर्शन क्यों कर रहे थे जो कार्डबोर्ड से बनाई थी? उसके पीछे वजह ये, सीवान में आपको याद होगा पुलिस AK-47 से फायर कर रही थी। दावा किया गया कि छात्रों पर यह फायर किया गया। अब ये जो AK-47 थी, तेजस्वी यादव ने इस AK-47 को ही मुद्दा बनाया और इसी पर सवाल उठाए। सीवान में छात्रों के प्रदर्शन के दौरान AK-47 से फायरिंग हुई। पटना से लेकर दिल्ली तक इस मुद्दे पर विपक्ष ने घेरा। तेजस्वी ने सीवान एसपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। इसके बाद सम्राट सरकार ने सीवान एसपी पर कार्रवाई की। सीवान एसपी पूरन झा का तबादला कर दिया गया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार ने इस पर पक्ष रखा। सरकार ने कहा कांस्टेबल प्रदर्शनकारियों से घिर गया था, तभी उसने AK-47 से 4 राउंड फायर किए, लेकिन कांस्टेबल अभिषेक पटेल ने गोलियां हवा में चलाई। इस फायरिंग में एक भी शख्स घायल नहीं हुआ। फायरिंग करने वाले कांस्टेबल अभिषेक पटेल को सस्पेंड किया गया। सुप्रीम कोर्ट में फायरिंग के खिलाफ कई याचिकाएं दायर हुई हैं। बिहार सरकार ने इसी को लेकर कोर्ट में जवाब दिया था। 25 जुलाई को सीवान में प्रदर्शन के दौरान हालात बिगड़ गए थे। कोर्ट में सरकार ने कहा प्रदर्शन के दौरान पुलिस पर भी पथराव हुआ। इसमें सीवान के एसपी समेत 20 पुलिसकर्मी घायल हुए। घायलों में एसपी, 2 SDPO, 2 इंस्पेक्टर, 13 कांस्टेबल शामिल हैं। सुनिए प्रदर्शनकारियों को जो AK-47 नकली AK-47 लेकर, कार्डबोर्ड की AK-47 लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, वो क्या कह रहे हैं। सत्ता जब जब डरता है पुलिस के आगे करता है। छात्रों के हक के लिए तेजस्वी जी को जेल जाना पड़े, गोली खाना पड़े, लेकिन छात्रों के हक की लड़ाई में ये लड़ाई हमारी जारी रहेगी। हम सरकार को कहना चाहते हैं, स्टूडेंट उग्रवादी नहीं है जो कि AK-47 चलाते हैं। अगर जो चलाना ही है AK-47 तो बॉर्डर पे चलाइए। ताना चाहिए सरकार जो छात्रों पे AK-47 लाओ तो हम लोग हटेंगे। तुमने उनको गोली मारा था, बच गए। हमको जी बिल्कुल AK-47 नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। छात्रों पे अन्याय नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। युवाओं पर लाठी चार्ज करवाने का काम किए, जब उनसे मन नहीं भरा तो गोलियां चलवाने का काम किए। बिहार में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। मैं सम्राट चौधरी जी को कह देना चाहता हूं कि नफरत से बिहार का कभी परिवर्तन नहीं हो सकता। आज लोक भवन मार्च था राजद का, तो गांधी मैदान से शुरू करके इनकम टैक्स गोलंबर पे ख़त्म हुआ है। उसी के तहत जो अभी जो राजद का जो था उसमें से जो कुछ शीर्ष नेता थे उनका प्रिवेंटिव डिटेंशन हुआ था और उसके पश्चात में अभी लोक भवन से इनके ऊपर कोई केसेस भी दर्ज नहीं कोई केस इत्यादि दर्ज नहीं, ये केवल प्रिवेंटिव था। और अभी जो लोक भवन से समय मिला है तो जो डेलीगेशन है राजद का उसको लोक भवन में मिलाने के लिए लेके जाया जाए। राइट, अब आपको बिहार के बाद लिए चलता हूं झारखंड, जहां प्रदर्शन हो रहा था। प्रदर्शन अब खत्म हो गया है। छात्र देखिए जश्न मना रहे हैं। आप देवेंद्र महतो को देख रहे हैं, छात्रों ने कंधे पर उठा रखा है देवेंद्र महतो को। वही देवेंद्र महतो हैं जो अब तक छात्रों के लिए भूख हड़ताल पर थे। और अब देखिए जहां प्रदर्शन हो रहा था,
वहां से मंच हटना शुरू हो गया है, स्टेडियम में लगे पंडाल हटने शुरू हो गए। झारखंड में धांधली नियुक्ति संस्था में नहीं चलेगी। शिक्षा माफिया को जड़ से खत्म कर देंगे। आज बहुत बड़ी जीत हुई है छात्रों का, ऐतिहासिक जीत है। जो 2 महीना का अल्टीमेटम लिए हैं, उस 2 महीना में सारी चीजों को ठीक करे, छात्रों को ये गारंटी दे, ये आश्वासन करे कि अब से जो भी एग्जाम होगी, कोई एग्जाम जो सो कदाचार मुक्त होगी। 2 महीना के बाद आप देखिएगा कि फिर से रांची के धरती में। और आइए रांची के बाद आपको लिए चलता हूं देश के अलग अलग शहरों में मॉनसून की अगस्त क्रांति जो आई है, क्या हाल है। सबसे पहले चलिए पंचकुला की तस्वीर देखिए। पंचकुला में देखिए तेज धार में पूरा का पूरा पुल बह गया। पिथौरागढ़ की तस्वीर मैं आपको दिखाऊं। पिथौरागढ़ में देखिए लैंडस्लाइड से पुल टूट गया है। अब ऋषिकेश लिए चलता हूं। ऋषिकेश की तस्वीर देखिए जरा। ऋषिकेश में गंगा का रौद्र रूप आप देख रहे हैं। श्रद्धालुओं से निवेदन है ज्यादा आगे ना जाएं, डूबने का बहने का खतरा है, पीछे हो जाओ थोड़ा। आइए कुछ और तस्वीरें आपको दिखाऊं कि लगातार बारिश के बाद लगभग आधा उत्तर भारत कहिए या उत्तर भारत के बड़े शहर कहिए, देखिए हालात। पंचकुला की एक और तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। अंडरपास देखिए पानी से पूरी तरह से लबालब है और गाड़ी फंस गई है। अब उड़ीसा लिए चलूं। उड़ीसा की तस्वीर देखिए जरा। 5 दिन से पेड़ के सहारे जिंदा है युवक, 5 दिन से फंसा हुआ है यहां पर। और शख्स है, इस शख्स को लोगों ने मरा हुआ मान लिया था। लोग मान रहे थे ये नहीं बचा, इसकी जान चली गई, लेकिन पेड़ के सहारे 5 दिन से जिंदगी और मौत के बीच की जंग लड़ रहा था। आइए अब आपको आसाम लिए चलता हूं। आसाम में लगातार बारिश से हाल बेहाल है। ये आप देख रहे हैं, नाव के जरिए, बोट के जरिए स्कूल जाने को मजबूर हैं बच्चे। और आइए अब आपको बताऊं कि यूपी के अलग अलग शहरों के हाल क्या हैं। सबसे पहले देखिए जरा कि प्रयागराज के हालात क्या हैं। यूपी के प्रयागराज में लगातार तीसरे दिन बारिश हुई, जिसमें कई लोगों के घरों में बाढ़ का पानी घुस गया। इससे घरों में बेड, सोफा और दूसरे सामान डूब गए। जॉर्ज टाउन, टैगोर टाउन और अल्लाहपुर में हालात खराब हैं। रामबाग रेलवे स्टेशन के 3 ट्रैक पानी में डूब गए। प्लेटफॉर्म नंबर 1, 2 और 3 की पटरियां पानी में डूब चुकी हैं, क्योंकि लगातार बारिश के बाद बांध से पानी छोड़ा गया, जिससे पिछले 24 घंटे में गंगा यमुना का जलस्तर बढ़ा है। एनडीआरएफ की टीमें बाढ़ प्रभावित घरों से लोगों को निकाल रही। प्रयागराज में लगातार दूसरे दिन सभी स्कूल बंद करने पड़े। गोंडा, कौशाम्बी, गाजीपुर और भदोई में 12वीं तक के स्कूलों में छुट्टी है, जबकि जौनपुर, सोनभद्र और मिर्जापुर में 8वीं तक के स्कूल बंद हैं। अब वाराणसी, प्रयागराज ही नहीं, वाराणसी में भी गंगा का रौद्र रूप नजर आ रहा है। बाढ़ की वजह से काशी के घाट भी गंगा के पानी में डूब चुके हैं। इससे घाटों पर होने वाले अंतिम संस्कार भी नहीं हो पा रहे हैं। मणिकर्णिका और हरीशचंद्र घाट के शवदा स्थल जलमग्न है। घाटों के किनारे बने 100 से ज्यादा मंदिरों में पानी घुस गया है। दशाश्वमेध घाट पर होने वाली गंगा आरती अब छत पर हो रही है।
नमो घाट की सीढ़ियां गंगा के पानी में डूब गई। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा स्थानीय लोग क्या कह रहे हैं और दीपक हमारे सहयोगी की रिपोर्ट देखिए। प्रयागराज में गंगा और यमुना नदी पूरी तरीके से उफान पर आ गई। आप देखिए कि अब जो है धीरे धीरे दोनों नदियों का जो वाटर लेवल है वो बढ़ना तेजी से शुरू हो गया है। महज 4 मीटर की दूरी रह गई है खतरे के निशान से। आप देखिए कि जो लोग हैं यमुना और गंगा नदी के पास अपना सामान जो है समेट कर जो है संगम के पास से दूसरी ओर जा रहे हैं अपने गंतव्य के लिए। यहाँ पर आए दिन जब भी बारिश होती है करीबन 2.5 फीट 3 फीट पानी यहाँ पर डंप हो जाता है। अगर ज्यादा 3 घंटा अगर बारिश हो गई तो कम से कम 6 से 7 फीट पानी यहाँ पर रहता है। हजारों घर प्रभावित होते हैं। बारिश की वजह से दिक्कतें हो रही है, पानी निकल नहीं रहा है और सामान वामान लाने की बड़ी दिक्कतें होती है। स्थिति यहाँ की बहुत खराब हो चुकी है, आने जाने में प्रॉब्लम हो रही है। उठने से ऊपर पानी है, चलने फिरने में बहुत। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं और एक दिलचस्प खबर जिसे पूरे देश को देखने की जरूरत है। खबर यह है कि सेवा नहीं तो फिर संपत्ति से बेदखली होगी। पिछले दिनों कुछ तस्वीरें आई जिसने बहुत विचलित किया और मां बाप और बच्चों के रिश्ते को तार तार किया। एक तस्वीर यह देखिए आई थी पिछले दिनों, पिता की लाश से ही बेटा अंगूठा लगवा रहा था क्योंकि संपत्ति चाहिए थी। उसी तरह एक और तस्वीर आई, वो तस्वीर में दिखा कि अंतिम संस्कार हो रहा था और बेटियां वीडियो कॉल के जरिए ही मुखाग्नि दे रही थी और अंतिम संस्कार करवा रही थी। या तो आप 20 तारीख से पहले आ जाओ। अच्छा 20 तारीख से पहले तो हाँ। देखते हैं, अभी मैं आपको बताती हूँ ना। हाँ जी हाँ जी, मुझे वीडियो भी भेज। ठीक है। अब देखिए कोर्ट से एक बड़ा ऑर्डर आया है इस मामले में कि बच्चों को मां बाप अपनी संपत्ति से बेदखल कर सकते हैं, यह अधिकार दिया है कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने संपत्ति से बेदखली पर बड़ा फैसला सुनाया। माता पिता बच्चों को प्रॉपर्टी से बेदखल कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा बढ़ती उम्र का मतलब अपमान असुरक्षा नहीं है। बुजुर्ग माता पिता को सम्मान और सुरक्षा के साथ रहने का अधिकार है। अगर बेटे या बहू का घर में रहना बुजुर्ग के भरण पोषण में बाधा बन रहा है तो माता पिता अपने बच्चों को घर से बेदखल कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया। इस मामले में मामला लखनऊ के रविकांत गुप्ता से जुड़ा है। उन्होंने बेटे को मकान से बेदखल करने का आवेदन दिया था। 2022 में जिला मजिस्ट्रेट के सामने यह आवेदन दिया गया। यह मकान पिता की खुद की खरीदी हुई संपत्ति थी। बुजुर्ग मां को घर छोड़कर वृद्धाश्रम में रहने के लिए मजबूर होना पड़ा था। एसडीएम कोर्ट ने बेटे को मकान से निकालने का आदेश दिया। जिला मजिस्ट्रेट ने भी बेटे बहू को मकान खाली करने का आदेश दिया। इसके खिलाफ बेटे ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई और हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को पलट दिया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बुजुर्ग माता पिता के पक्ष में फैसला सुनाया और माता पिता को अधिकार दिया कि वो बच्चों को प्रॉपर्टी से बेदखल कर सकते हैं अगर चाहें। अब आपको बताऊं बड़ी चीज ये कि कानून नियम क्या कहते हैं इस मामले में कि वरिष्ठ नागरिक बेसहारा नहीं है, उनके पास भी पूरे अधिकार हैं। कानून यह कहता है कि माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों के लिए खास कानून है। इसमें यह कहता है, इसे मूव कीजिए आगे, 60 साल या उससे अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को भरण पोषण और सुरक्षा के लिए कानूनी व्यवस्था की गई। उनकी भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 के तहत अधिकार मिले हैं। 2007 के कानून की धारा 7 के तहत मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल बनाए गए। धारा 8 के तहत उन्हें कुछ मामलों में सिविल कोर्ट जैसी शक्तियां हासिल हैं। जरूरत पड़ने पर ट्रिब्यूनल बेदखली का आदेश दे सकता है और इसका मकसद वरिष्ठ नागरिकों को भरण पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करना है। किसी वरिष्ठ नागरिक को कहीं भी बेसहारा छोड़ देना एक अपराध है। यदि कोई संतान संपत्ति लेकर भी माता पिता की देखभाल नहीं करता है तो संपत्ति का ट्रांसफर रद्द या शून्य माना जा सकता है। सुनिए क्या कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील। एक्ट तो है 2007 से, मगर इसमें से क्लैरिफिकेशन वगैरह देखे, ये पेरेंट हो जो बेटा बेटी जो है उसको मेंटेन करने के लिए उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ने वाला वालों को बहुत सजा है ये जजमेंट। ये जजमेंट ने पूरा हमारा ये पूरा नागरिक समाज में वो बहुत बड़ा मैसेज हो गया।